ये शायद लास्ट पार्ट होगा जुलाई का जो करंट अफेयर है उसके लिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे देखते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। आर्थिक स्थिति स्थिर। भारत की आर्थिक स्थिति स्थिर है। वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? 6.5 से 7% है। जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना है? ये है 7.2% 2024 में। चालू खाता घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये वित्त वर्ष 2024 के दौरान जीडीपी का 0.7% रहा। तो करंट अकाउंट डेफिसिट है 0.7% है इस साल, ठीक है, काफ़ी अच्छा है 0.7%। कुल संग्रह कर का 55% प्रत्यक्ष करों से और शेष 45% अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त हुआ है। तो टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्सेस से 55% और इनडायरेक्ट टैक्सेस से 45% मिलता है। सरकार 81.4 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मुहैया कराने में सक्षम रही। तो सरकार ने कितने लोगों को अनाज दिया? 81.4 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज। मुफ्त अनाज कितने लोगों को दिया गया है? 81.4 करोड़ लोगों को। 81.4 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया है। मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता। रेपो रेट जो है वो 6.5% चल ही रहा है, बहुत टाइम से चल रहा है लगातार। तो रेपो रेट अगर कोई पूछे कितना है, 6.5% है। कीमतें और मुद्रास्फीति। तो खाद्य महंगाई जो है वो बढ़ गई है और 7.5% हो गई है खाद्य महंगाई है, ठीक है। वैसे सीपीआई वगैरह इतना ज़्यादा नहीं है। सीपीआई तो कुछ 4 कुछ % है, लेकिन ये खाद्य महंगाई जो है, खाने वाली महंगाई है 7.5%। खाना महंगा होता जा रहा है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025 और वित्त वर्ष 2026 में महंगाई दर कम होकर क्रमशः 4.5 और 4.1% रहने का अनुमान लगाया है, ठीक है जी। तो 2025 में और 26 में महंगाई कितनी रहेगी? 4.5 4.1%। आईएमएफ ने भारत की महंगाई दर को 2024 में 4.6% और 2025 में 4.2% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। तो ये ऊपर वाली भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक नज़र में देख लेते हैं। जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? 6.5 से 7% है। राजकोषीय घाटा 5.6% है। ये सब पिछले साल के ही हैं। विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? 645 या 646 है, 646.4 बिलियन डॉलर है। और खाद्यान्न उत्पादन कितना है? 328.9 मिलियन टन है। मिलियन टन कितना है? 328.9, यानी 329 के आसपास है। इतना मिलियन टन जो है खाद्यान्न उत्पादन है। औद्योगिक वृद्धि की दर है 9.5%। सेवाएं की वृद्धि की दर जो है वो है 7.6%। पूंजी व्यय है 3.2 जीडीपी का परसेंट। पूंजी व्यय है 3.2%, ठीक है। पूंजी में व्यय करते हैं 3.2%। बाह्य क्षेत्र। भारत की स्थिति विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में 6 पायदान बेहतर हो गई है। वर्ल्ड बैंक में लॉजिस्टिक प्रदर्शन में 6 पायदान ऊपर चले गए हम लोग। 2023 में 38 पायदान में पहुंच गई थी। वैश्विक वस्तु निर्यात में देश की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2024 में 1.8% रही है, ठीक है जी। वैश्विक वस्तु निर्यात में हमारे देश की भागीदारी 1.8% है। भारत वैश्विक स्तर पर विदेशों से सबसे अधिक धन प्रेषण प्राप्त करने वाला देश रहा है, जो 2023 में 120 बिलियन डॉलर की सीमा को पार कर गया, ठीक है जी। 120 बिलियन डॉलर जो है पैसा भारत वापस आ गया। विदेशी मुद्रा भंडार। तो ये 646.4 है, ठीक है जी। विदेशी मुद्रा भंडार है 646.4 बिलियन डॉलर। अध्याय 5, मध्य अवधि दृष्टिकोण, न्यू इंडिया के लिए विकास रणनीति। विकास रणनीति 6 प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित है। निजी निवेश को प्रोत्साहन, एमएसएमई का विस्तार, विकास के इंजन के रूप में कृषि, ऊर्जा बदलाव के लिए हरित स्रोतों को अपनाने हेतु वित्त पोषण, शिक्षा रोजगार के बीच अंतर को कम करना,
तथा राज्यों में क्षमता निर्माण। तो मेन हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि भारत जो है न्यू इंडिया में किन किन चीज़ों को बढ़ा रहा है, प्रोत्साहन दे रहा है। तो क्या कर रहे हैं भाई, निजी निवेश को प्रोत्साहन दे रहे हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट जो है, प्राइवेट लोग इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दें। एमएसएमई का विस्तार करेंगे। विकास के इंजन के रूप में कृषि को यूज़ करेंगे। ठीक है, ऊर्जा हरित टाइप का हो जाना चाहिए। शिक्षा और रोजगार के बीच में अंतर को कम करेंगे और राज्यों में अपनी क्षमता का विकास कर देंगे। ठीक है जी, आसान है, बहुत आसान है। 7% से अधिक की दर पर भारत की वृद्धि के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते की आवश्यकता है। 7% से ज़्यादा की दर पर भारत के में वृद्धि के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते की आवश्यकता है। अध्याय 6, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा स्रोतों में बदलाव को अपनाना। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत G20 समूह का एकमात्र ऐसा देश है जहां 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वृद्धि की संभावना है। ठीक है जी, ये किसने कहा है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने कहा है कि भारत जो है 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ सकता है। स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म के स्रोतों की हिस्सेदारी 45.4% हो गई है। तो गैर जीवाश्म से भारत में जो बिजली उत्पन्न हो रही है उसमें से 45.4% तो गैर जीवाश्म वाली है। ठीक है, 45.4%, और 55% के आसपास 54.6% जो है वो हो जाएगी हमारी जीवाश्म वाली। भारत में की जीडीपी 2005 से 2019 के बीच लगभग 7% की चक्रवृद्धि वार्षिक दर से के साथ बढ़ी है, जबकि उत्सर्जन की वृद्धि 4% CAGR के साथ में बढ़ी है। सॉवरेन हरित बॉन्ड वगैरह हम जारी कर देंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, छोड़ दी। सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र में क्या है भाई, 34.7 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड भारत में बनाए गए। ठीक है, आयुष्मान भारत कार्ड कब बनाए गए, कितने बनाए गए? 34.7 करोड़, 34.7 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं बच्चों की शुरुआती शिक्षा के लिए। पोषण भी, पढ़ाई भी कार्यक्रम का उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों में विश्व का सबसे बड़ा सार्वभौमिक उच्च गुणवत्ता युक्त प्री स्कूल नेटवर्क स्थापित करना है। उच्च शिक्षा में दाखिले में वृद्धि हुई है। PM आवास ग्रामीण के तहत 9 साल में, यानी 2024 तक गरीबों के लिए 2.63 करोड़ आवासों का निर्माण किया गया। कितना किया गया है? 263। ठीक है, 2.63 करोड़ आवासों का निर्माण किया गया है। 2 करोड़ 63 लाख घरों का निर्माण किया गया PM आवास ग्रामीण वाले में। ग्रामीण में किया गया है, 2 करोड़ 63 लाख घरों का निर्माण किया गया है। 2 करोड़ 63 लाख। ग्राम सड़क योजना के तहत 15.14 लाख किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य पूरा किया गया है। तो 2014 से लेकर 2024 तक मोदी जी के टाइम पे 15.14 लाख करोड़, वो लाख किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया। 15 लाख किलोमीटर सड़क बना दी और 2 करोड़ 63 लाख लोगों को आवास दे दिया। रोजगार और कौशल विकास, रोजगारी की दर घटकर 3.2% पर आ गई। बेरोजगारी की दर घट गई है, 3.2% पर आ गई है। बेरोजगारी की दर जो है घट गई है, 3.2% आ गई है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार 45% से अधिक कार्यबल क्षेत्र में, 11.4% विनिर्माण क्षेत्र, 28.9% सेवा क्षेत्र में और 13% निर्माण क्षेत्र में नियुक्त हैं। चलिए, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है, तो चलते रहिए। अध्याय 9, कृषि और खाद्य प्रबंधन। 4.18% की औसत वार्षिक वृद्धि हुई है कृषि में। तो कृषि की वृद्धि जो है 4% है। 31 जनवरी 2024 तक कुल कृषि भुगतान 22 लाख करोड़ रुपए। 31 जनवरी 2024 तक बैंकों ने 9.4 लाख करोड़ रुपए के 7.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए। ठीक है जी। मध्यम एवं लघु उद्योग, अध्याय 10। भारत में फार्मास्यूटिकल बाजार
जिसका वर्तमान मूल्य 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, अपनी मात्रा के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। फार्मास्यूटिकल मतलब दवाइयों का बाजार जो है भारत में तीसरे नंबर का दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, जिसकी कीमत है 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्माता है, कपड़े बनाते हैं हम लोग, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं दूसरे नंबर पर। शीर्ष 5 निर्यातक देशों में से एक है, शीर्ष 5 में निर्यात करते हैं और सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा कपड़े बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में हिस्सेदारी जो है 3.7% होती जा रही है भारत की। सेवाएं अर्थव्यवस्था के कुल आकार का लगभग 55% है। तो अर्थव्यवस्था के कुल आकार का 55% तो सेवा ही सेवा में है। वैश्विक स्तर पर भारत का सेवा निर्यात दुनिया के वाणिज्य सेवा निर्यात का 4.4% है। कंप्यूटर सेवा व्यापार सेवा निर्यात का हिस्सा 73% है। पर्यटन उद्योग में वर्ष 43.5% वृद्धि दर्ज करते हुए 2023 में 92 लाख विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ। तो सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर है 7.6%। ठीक है, आगे क्या है? अवसंरचना। अवसंरचना है राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की औसत रफ्तार प्रतिदिन 2024 तक 34 किलोमीटर हो गई है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 34 किलोमीटर बन रहा है रोजाना। जलवायु परिवर्तन और भारत सब ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेंगे इसमें। चलिए, ये ख़त्म हो गया। अब हम सीधे पत्रिका पे जाएंगे और इन घटिया सवालों को निपटाएंगे। चलिए, योजना मैगजीन से शुरू करते हैं। ठीक है, योजना मैगजीन में क्या है? रोजगार सृजन और कौशल विकास पर खाद्य प्रसंस्करण का प्रभाव। दालों और दूधों के उत्पादन में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? नंबर 1 है। दाल और दूध के उत्पादन में भारत का स्थान है नंबर 1। दाल और दूध के उत्पादन में नंबर 1 है दुनिया में। सब्जी, फल और गेहूँ और चावल में सेकंड नंबर पे है भारत। किस किस चीज़ में सेकंड नंबर पे है? गेहूँ, चावल और फल और सब्जी, जो सब हम खाते हैं वो सब में सेकंड नंबर पे है। और दाल और दूध जो हम थोड़ा कम खाते हैं उसमें फर्स्ट नंबर पे है। अनाज और अंडे में तीसरा स्थान है। ठीक है, अनाज और अंडे वैसे भी अंडे में तो वैसे भी कम ही अंडा पैदा करते हैं हमारे यहाँ, तीसरा स्थान है। भारत अपने कृषि उत्पादन का कितने प्रतिशत से भी कम प्रसंस्करण कर रहा है? 10%। ठीक है, तो भारत जो है कृषि उत्पादन तो करता है लेकिन उसे प्रोसेस नहीं करता, 10% से भी कम प्रोसेस किया जाता है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? सूर्योदय क्षेत्र कहा जाता है। ग्रॉस वैल्यू एडिड में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कितने % हिस्सेदारी है? 1.88% है, यानी 2% से भी कम जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का जीबीए में हिस्सेदारी है। ऑब्वियसली खाद्य प्रसंस्करण 10% भी से भी कम करेंगे और कितना ही होगा, 1.88% है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना 2024 से 25 की अवधि के दौरान कुल कितने करोड़ रुपए का परिव्यय का लक्ष्य रखा गया? 10,000 करोड़। तो मोदी जी जो है सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम के लिए 10,000 करोड़ रुपए लोगों को दे देंगे। भाई चलो खाद्य प्रसंस्करण में कुछ आगे बढ़ो, 10,000 करोड़ रुपए लेके। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए स्वचालित मार्ग से कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है? 100%। भारत का खाद्य विनियामक परिदृश्य, FSSAI की स्थापना कब करी गई थी? 2006 में। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। FSSAI की स्थापना करी गई है 2006 में। FSSAI की स्थापना करी गई है 2006 में। FSSAI की स्थापना करी गई है 2006 में। व्यापक विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करना, उनके उत्पादन, भंडारण, वितरण और आयात की देखरेख करना, ये काम कौन करता है? FSSAI करता है। खाद्य उत्पादों के बारे में विनियमित करने की जिम्मेदारी किसकी है? किसे विनियमित करता है ये? FSSAI। घरेलू और आयात किया गया खाद्य, जो भी खाने से रिलेटेड इंडिया के अंदर हो या बाहर से आया हो, सबका जो है विनियमित करता है सबको। निर्यात प्रमाणन निकाय कौन सा है? निर्यात के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद है। मतलब भारत में जो आएगा या अंदर बनाया जाएगा उसे तो FSSAI देखेगा, जो बाहर भेजा जाएगा उसका देखेगा निर्यात निरीक्षण परिषद। जैविक खाद्य उत्पादों का निर्यात जो है वो कौन करता है? कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण करता है।
चाय की खेती, प्रसंस्करण, घरेलू व्यापार, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसकी स्थापना करी गई है? टी बोर्ड की। भारत सरकार के द्वारा रासायनिक और संबद्ध उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसकी स्थापना की गई है? कैपेक्सेल की। कैपेक्सेल। भारतीय भारतीय प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की विशेष व्यापारिक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग कितने परसेंट है? 1.8% है, पहले भी देख चुके हैं। खाद्य प्रसंस्करण भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने परसेंट निर्यात का योगदान देता है? खाद्य प्रसंस्करण जो है 23% जो है निर्यात में योगदान देता है। कृषि निर्यात नीति की शुरुआत कब की गई थी? 2018 में। कृषि निर्यात नीति कब बनाई गई है? 2018 मोदी जी के टाइम पे कृषि निर्यात नीति बनाई गई है। किसके माध्यम से खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई पहल शुरू की गई है? उसका नाम है मेगा फूड पार्क। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में नई प्रौद्योगिकी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में उत्पादों की सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए कौन सी नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है? विकिरण विधि। विकिरण मतलब रेडिएशन। विकिरण विधि किस प्रकार की किरणों का प्रयोग किया जाता है? गामा रेडिएशन का यूज किया जाता है। चलिए आगे है, फफूंदियों के प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए कौन सा जो है किसको प्रयोग में लाया जाता है? उच्च दाब को। तो फफूंदी को उच्च दाब के थ्रू खत्म किया जाता है। डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग का प्रयोग किस उद्योग में किया जाता है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में किया जाता है डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग। नारियल किस प्रकार का वृक्ष है? उष्णकटिबंधीय ताड़ है। नारियल किस प्रकार का वृक्ष है? उष्णकटिबंधीय ताड़। नारियल किस प्रकार के उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण कच्चा माल है। ओलियो केमिकल जो उद्योग है उसके लिए नारियल कच्चा माल की तरह यूज होता है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के रूप में देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना उन्नयन हेतु कौन सी योजना की लागू की जा रही है? प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना। भारत में स्मार्ट खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य व्युत्पन्न पदार्थ या पूरक जो बुनियादी पोषण से परे स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? न्यूट्रास्यूटिकल कहते हैं। मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। खाद्य व्युत्पन्न पदार्थ जो पूरक जो बुनियादी पोषण से परे स्वास्थ्य का लाभ प्रदान करते हैं उसे न्यूट्रास्यूटिकल कहते हैं। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में आकृति कार्यक्रम का संचालन कौन कर रहा है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र आकृति कार्यक्रम का को चला रहा है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। आकृति कार्यक्रम क्या है? सौर ऊर्जा से खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण की तकनीक है। लखपति दीदी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का संचालन कौन सा मंत्रालय कर रहा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है। आजीविका मिशन का कर रहा है ग्रामीण विकास मंत्रालय। लखपति दीदी बनने की पहल में कौन सी उप योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है? एकीकृत कृषि क्लस्टर उप योजना। ये लखपति दीदी बना रही है कृषि क्लस्टर वाली। लखपति दीदी कार्यक्रम के तहत कितने करोड़ लखपति दीदी बनाने का उद्देश्य है? 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। लखपति दीदी कार्यक्रम का मुख्य आयाम क्या है? कृषि सखी। कृषि सखी आयाम का उद्देश्य क्या है? कृषि सखियों को प्रशिक्षण सर्टिफिकेट प्रदान करने के साथ साथ कृषि पैरा एक्सटेंशन सहायक बनाना। ग्रामीण भारत में नवाचार को बढ़ावा। तो चलो देखते हैं, भारतीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2015-16 में गरीबी दर कितने परसेंट थी? 32.59% थी। और अब कितनी हो गई, कितनी कमी आ गई? 19% की कमी आ गई। विश्व बैंक के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग कितने प्रतिशत बच्चे कुपोषण के कारण अविकसित हैं? 35.5%। ओहो, कुपोषण जो है कितने बच्चों में है? भारत के 5 वर्ष से कम वाले 35% बच्चों में, 1/3 से भी ज़्यादा बच्चे कुपोषित हैं 5 वर्ष से छोटे वाले। स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराया जाएगा उज्ज्वला योजना में। उज्ज्वला योजना में 300 रुपये की लक्षित सब्सिडी जारी कर रखी जाएगी 25 मार्च 2025 तक। तो अगले साल तक जो है उज्ज्वला योजना की 300 रुपये की लक्षित राशि सब्सिडी जो है जारी रखी जाएगी। किसान ड्रोन पहल का उद्देश्य क्या है? छोटे और सीमांत किसानों के लिए ड्रोन तकनीक सुलभ बनाना। किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में सौर पंप
और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना है, जिससे पारंपरिक बिजली स्रोतों पर निर्भरता कम हो और स्थायी सिंचाई सुनिश्चित हो। पीएम कुसुम सौर ऊर्जा से क्या कहते हैं, सौर पंप और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करे जाएंगे, किसमें, पीएम कुसुम में। तो अचानक से पूछ लें भैया पीएम कुसुम क्या है, तो फूल पौधे थोड़ी ना पैदा करने हैं। पीएम कुसुम जो है वो सौर पंप और ग्रिड से जुड़े ऊर्जा संयंत्र स्थापित करे जाएंगे। ठीक है, कुसुम जो है वो सौर ऊर्जा से रिलेटेड है। 2030 में कितने गीगावाट का अपतटीय पवन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है? 30 गीगावाट। 2030 में 30 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा लगा देंगे, 30 गीगावाट। हरित हाइड्रोजन मिशन 2030 तक कितने मिलियन टन हरित हाइड्रोजन का लक्ष्य रखा गया है? सालाना 5 मिलियन टन का। हरित हाइड्रोजन का कितना लक्ष्य है? सालाना 5 मिलियन टन का। आगे है 2030 तक कितने गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? 500 गीगावाट। 2030 तक कितने गीगावाट अक्षय ऊर्जा? तो 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अक्षय ऊर्जा टोटल में 500 गीगावाट होगी, इसमें से अपतटीय पवन होगी 30 गीगावाट की 2030 तक। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा किसे मिल गया है? भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को। आगे क्या है, भविष्य के ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन और अमोनिया को भविष्य का ईंधन कहते हैं, हाइड्रोजन और अमोनिया को। 2040 तक भारत में कितने गीगावाट तक की बैटरी भंडारण की क्षमता हो सकती है? 200 गीगावाट। बैटरी कितने गीगावाट लगानी पड़ेंगी 2040 तक? 200 गीगावाट। भारत 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में कितने बिलियन टन की कमी लाना चाहता है? 1 बिलियन टन। तो हम लोग कार्बन उत्सर्जन कम करेंगे 1 बिलियन टन 2030 तक, 1 बिलियन टन। ग्रामीण भारत में डिजिटल प्रौद्योगिकी लगभग 2 लाख ग्रामीण पंचायतों को जोड़ने के लिए कितने लाख किलोमीटर की से अधिक ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा चुका है? 6 लाख किलोमीटर। ठीक है, 2 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए 6 लाख किलोमीटर जो है वो फाइबर बिछा चुके हैं। 2 लाख ग्राम पंचायतों के लिए 6 लाख किलोमीटर बिछा चुके हैं। ग्रामीण भारत में देश के शहरी हिस्सों की तुलना में इंटरनेट की उपयोगिता की उपस्थिति कितने % तक अधिक है? 20%। आगे क्या है, डॉक्टर से डॉक्टर और मरीज से डॉक्टर टेली परामर्श की सुविधा देने के लिए राष्ट्रीय ब्राउज़र आधारित एप्लीकेशन कौन सी है? ई संजीवनी ऐप। ये भी इम्पोर्टेंट है, ई संजीवनी ऐप है टेली मेडिसिन वाली। खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार भारत के लगभग कितने % ग्रामीण परिवार कृषि पर निर्भर हैं? 70% परिवार जो है कृषि पर निर्भर हैं। ग्रामीण परिवार हैं, 70% ग्रामीण परिवार कृषि पर निर्भर है। पोर्टल संगठित, कौन सा पोर्टल? संगठित श्रमिकों का एक डिजिटल डेटाबेस है, ई श्रम पोर्टल है उसका नाम। फसलों पर कीटनाशकों उर्वरकों को छिड़काव करने के लिए गाँव में ड्रोन उड़ाने के लिए महिलाओं को कौन प्रशिक्षित करता है? नमो ड्रोन दीदी। ठीक है जी, महिलाओं को ड्रोन कौन उड़वा रहा है? नमो ड्रोन दीदी। ग्रामीण कार्यबल में कितने % महिलाओं का हिस्सा है? 40%। गाँव में जो है 40% महिलाएं कार्यबल में काम करती हैं। नवाचार से ग्रामीण विकास को गति। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ है? जयपुर में। कृषि का विपणन जो है वो कहाँ किया जाएगा? जयपुर में किया जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कृषि का अनुसंधान कहाँ कर रहे हैं? नई दिल्ली में बैठ के कर रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ियों के आकार जैसी जल संरचनाओं को क्या कहते हैं? कंटूर कहते हैं। कंटूर बंडिंग, कंटूर। जल बजट लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल। जल का बजट कौन लागू करेगा? केरल करेगा सबसे पहले। स्वदेशी नवाचारों को पहचान करके उन्हें व्यावसायिक सहायता प्रदान करने, मौजूदा नवाचार कार्यक्रमों में सहयोग और उद्योग व शिक्षा जगत के बीच खाई को बढ़ाने में कौन सा मिशन उल्लेखनीय है? अग्नि मिशन। आगे क्या है, 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार देश में लगभग कितने मिलियन गोवंश है? 303 मिलियन गोवंश है। गोवंश कितने मिलियन है? 303 मिलियन है। स्वदेशी नस्लों में सुधार के लिए कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया? राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ठीक है जी, स्वदेशी नस्लों में सुधार करेंगे राष्ट्रीय गोकुल मिशन के थ्रू। दूध क्रांति।
भारत विश्व में दूध का प्रतिवर्ष कितने विश्व में दूध के उत्पादन में कितने परसेंट हिस्सेदारी रही है भारत की? 24.64%। मतलब करीब करीब एक चौथाई दुनिया का दूध भारत ही पैदा करता है। विश्व स्तर पर दूध के उत्पादन में किस स्थान पर नंबर 1 पे? ऑपरेशन फ्लड कब शुरू किया गया? 1970 में किया गया। ऑपरेशन फ्लड कब शुरू किया गया? 1970 में। ऑपरेशन फ्लड कब शुरू किया गया? 1970 में। 2022 में भारत में प्रति व्यक्ति गाय का तरल दूध खपत कितने किलोग्राम थी? 59.98 किलोग्राम थी। 2022 में भारत में प्रति व्यक्ति गाय के तरल दूध की खपत कितने किलोग्राम थी? 59.98 किलोग्राम। डेयरी पशु लगातार कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं? मीथेन गैस। डेयरी के पशु कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं? मीथेन गैस। ग्रामीण भारत समावेशिता के लिए नवाचार। वैश्विक नवाचार सूचकांक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? बौद्धिक संपदा संगठन। वैश्विक नवाचार सूचकांक की रिपोर्ट कौन करता है? बौद्धिक संपदा संगठन। तो क्या बोलते हैं इसे? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ये करता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो वैश्विक नवाचार सूचकांक क्या बोलते हैं? इनोवेशन इंडेक्स बोलते हैं जो भी है। भारत का ग्रामीण टेली घनत्व कितने परसेंट है? 58.5% है। किस योजना में सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट प्रदाताओं के माध्यम से ब्रॉडबैंड के प्रावधान की परिकल्पना की गई है? पीएम वाणी के अंतर्गत। सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट प्रदाताओं के माध्यम से ब्रॉडबैंड के प्रावधान की परिकल्पना की गई है? पीएम वाणी के अंतर्गत। वित्तीय संस्थान ग्रामीण समुदायों में बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थानीय व्यवसायों या व्यक्तियों के एजेंट के रूप में उपयोग करते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? बैंक सखी। स्थानीय लोग जो है बैंकों का काम करवाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बैंक सखी बोलते हैं। ब्रॉडबैंड वाईफाई हॉटस्पॉट प्रदाताओं के माध्यम से ब्रॉडबैंड की परिकल्पना पीएम वाणी के अंतर्गत की गई है। टेली घनत्व 58.5%। और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये नवाचार सूचकांक यानी इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है। विज्ञान प्रगति वाली बैंक नागरिक। विज्ञान प्रगति। जलवायु संकट। कौन से अंतर सरकारी संस्थान है जो राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवाओं को समन्वित करता है और जलवायु डाटा इकट्ठा करता है? उसे बोलते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक है। प्रशांत महासागर तापमान और वायुमंडल दबाव में बदलाव की घटनाएं कौन सी? अल नीनो और ला नीना। चरम मौसमी घटनाओं में वृद्धि इनमें क्या होता है? चरम मौसम घटनाओं में वृद्धि होती है, समुद्र तल में वृद्धि होती है, मछली पकड़ने में व्यवधान होता है। तो अल नीनो ला नीना से क्या हो जाता है? चरम मौसमी घटनाओं में वृद्धि, समुद्री तल में वृद्धि और मछली पकड़ने में व्यवधान। पूर्वी शांत महासागर में पानी गर्म हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अल नीनो कहते हैं। पूर्वी उष्णकटिबंधीय महासागर में पानी गर्म हो जाता है तो उसे अल नीनो कहते हैं। अल नीनो से भारत में क्या प्रभाव पड़ता है? कम वर्षा होती है, सूखा हो जाता है, कमजोर मानसून हो जाता है। पूर्वी उष्णकटिबंधीय ठंडा होने से क्या बोलते हैं? अल नीनो कहते हैं। क्या भारत पर प्रभाव पड़ता है? भारत के विभिन्न स्थानों पर अधिक वर्षा, बाढ़, तीव्र मानसून आदि होता है। ला नीना और अल नीनो सामान्य तौर पर कितने दिनों तक सक्रिय रहती है? 9 महीने 2 साल तक। 9 महीने से 2 साल तक। ये 1 साल या 2 साल जो है अल नीनो या ला नीना सक्रिय रहता है। मई 2024 में कौन सा मध्यम तीव्र और घातक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था जिसने पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को प्रभावित किया था? उसका नाम है रेमल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेस्ट बंगाल में एक तूफान आया था जिसका नाम क्या है? रेमल। वेस्ट बंगाल के तूफान का नाम क्या है? रेमल। वेस्ट बंगाल के तूफान का नाम है रेमल जो मई में आया था। वैज्ञानिकों ने महासागरों और समुद्रों को क्या संज्ञा दे रखी है? ब्लू लंग ऑफ द प्लेनेट। इनसेट 3DS। इनसेट 3DS जो है कौन सा उपग्रह है? मौसम उपग्रह। इनसेट 3DS क्या है? मौसम उपग्रह। इनसेट 3DS कहाँ से लॉन्च किया गया? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। इसरो के पास उपग्रहों को अंतरिक्ष तक पहुँचाने में मदद करने के लिए कौन सा रॉकेट है? GSLV F14, LMV3, PSLV। ठीक है, ये सारे रॉकेट्स हैं उपग्रह को पहुँचाते हैं।
चंद्रमा जब पृथ्वी से सबसे करीब होता है तो उसे परिधि कहते हैं, सबसे दूर होता है तो अपोजी कहते हैं। इनसेट 3DS का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मौसम अवलोकन, खोज और बचाव, पर्यावरण निगरानी, वायुमंडलीय और महासागरीय अवलोकन। कृत्रिम वर्षा, किन पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए? तो AgI, KCl और NaCl का यूज़ किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। NaCl यानी नमक, KCl पोटेशियम क्लोराइड और AgI सिल्वर आयोडाइड। क्लाउड सीडिंग का आविष्कार किसने किया था? विंसेंट जे शेफर ने किया था। शेफर, वो सेफ रहना चाहता था, विंसेंट जे शेफर। भारत में क्लाउड सीडिंग का सर्वप्रथम इस्तेमाल कब किया गया था? 1984 में। क्लाउड सीडिंग के अलावा बारिश कराने का और कौन सी तकनीक है? बादलों को अवशोषित करके। क्लाउड सीडिंग, कोई देश अपने यहाँ ज़्यादा बारिश करा लेता है तो उसे रेन थेफ्ट कहते हैं। नेविगेशनल प्रणाली, नेविगेशनल प्रणाली का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है? वाहनों का नेविगेशन, सैन्य संचालन, खोज बचाव, आपदा प्रबंधन, कृषि और निर्माण। पहला GPS किस देश ने बनाया है? USA ने बनाया है। रूस का GPS को क्या बोलते हैं? ग्लोनास बोलते हैं, ग्लोनास। यूरोपीय वाले को क्या कहते हैं? गैलीलियो। चीन वाले को कहते हैं बाइदो, ठीक है, बाइदो। और जापान वाले को क्या कहते हैं? क्वासी जेनिथ। जापान वाले का नाम है क्वासी जेनिथ। और GPS कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 1973 में। GPS प्रणाली के 3 घटक कौन से होते हैं? अंतरिक्ष खंड, नियंत्रण खंड और उपयोगकर्ता खंड। आगे है GPS उपग्रहों की कक्षाओं की ऊंचाई कितने किलोमीटर होती है? तो 20,200 किलोमीटर होती है। और क्यों होती है? क्योंकि यह ऊंचाई पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त है। 20,200 किलोमीटर। GPS रिसीवर की सटीकता कितने मीटर के मध्य होती है? 2.2 मीटर से लेकर 10 मीटर के बीच। तो 2.2 मीटर से 10 मीटर के बीच इसकी सटीकता होती है। 2.2 मीटर से 10 मीटर। भारत द्वारा विकसित स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली का पूरा नाम क्या है? नाविक। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन है नाविक, ठीक है। भारत का GPS है, उसका नाम क्या है? नाविक है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। भारत की नेविगेशन प्रणाली भारत में किसी भी स्थान पर और भारत की क्षेत्रीय सीमा से कितने किलोमीटर दूर तक उनकी गतिविधियों को ट्रैक करने में सक्षम बनाती है? 1500 किलोमीटर। भारत के अलावा 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर के एरिया को हम लोग देख सकते हैं। 1500, 1500 किलोमीटर। मौसम का पूर्वानुमान, भारत मौसम विज्ञान विभाग कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1875 में की गई थी, 1875 में। भारतीय उष्णदेशीय मौसम विभाग संस्थान कहाँ अवस्थित है? पुणे में, ठीक है जी। उष्णदेशीय मौसम विभाग संस्थान कहाँ पर है? पुणे में। राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र कहाँ पर है? नोएडा में। मध्यम अवधि वाला कहाँ पर है? नोएडा में। बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? वराहमिहिर है। बृहद संहिता के रचनाकार है वराहमिहिर। बृहद संहिता वराहमिहिर। वर्षा मापी यंत्र का उल्लेख किसने किया है? कौटिल्य ने किया है। प्रभामंडल की घटना कब घटित होती है? जब आकाश में सिरस बादल होते हैं। सिरस बादल जो है प्रभामंडल की घटना को बनाते हैं। प्रभामंडल की घटना को कौन बनाते हैं? सिरस क्लाउड। तेंदुआ के बारे में पढ़ते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में तेंदुओं की संख्या कितनी है? 13,874 है। तेंदुए कितने? 13,874। 13,874 है तेंदुए। 13,874 तेंदुए। 13,874 है तेंदुए। इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा गिरावट किस क्षेत्र में आई है? शिवालिक पहाड़ियों, उत्तर भारत के कई इलाकों में तेंदुए खत्म हो रहे हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ? भारत में है। बिग कैट में कौन कौन से आते हैं? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर, चीता, ये सब आते हैं बिग कैट में। तेंदुआ वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम की कौन सी सूची में? नंबर 1 में है। तेंदुए का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा पार्ड्स है। पैंथेरा पार्ड्स, पैंथेरा पार्ड्स है तेंदुआ। पैंथेरा पार्ड्स है तेंदुआ। बिस्फेनॉल, बिस्फेनॉल क्या है? फिनॉल समूह का एक मानव निर्मित कार्बनिक रसायन है। बिस्फेनॉल क्या है? फिनॉल समूह का मानव निर्मित कार्बनिक रसायन है। बिस्फेनॉल ए को सर्वप्रथम किसने संश्लेषित किया था? 1891 में रूसी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर डेयानिन ने किया था। बिस्फेनॉल ए का प्रयोग किस लिए किया था? प्लास्टिक पानी की बोतल, प्लास्टिक खाद्य कंटेनर, अग्निशमन प्लास्टिक के खिलौने,
सौंदर्य प्रसाधन, ठीक है। बिस्फेनॉल ए से क्या बनती है, प्लास्टिक बनती है मेनली। बिस्फेनॉल ए पशु या मानव शरीर में कैसे प्रवेश कर सकता है, अंतर्ग्रहण या त्वचीय संपर्क द्वारा। मौसमी विसंगतियाँ, जलवायु यूनानी किस भाषा का शब्द है, क्लाइम। क्लाइम शब्द का है, क्लाइम का अर्थ क्या होता है, झुकाव। क्लाइमेट का जो वर्ड क्लाइम है उसका मतलब है झुकाव। जलवायु परिवर्तन को हम कैसे परिभाषित करते हैं, 30 वर्ष की अवधि में जलवायु के तत्वों में परिवर्तन जो आता है उसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं। उसके लिए कितने साल की अवधि देखी जाती है, 30 साल की अवधि। वर्ष 1819 में पृथ्वी के वायुमंडल के गर्म होने में ग्रीन हाउस गैस की मुख्य भूमिका और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के स्तर के बीच किसने संबंध स्थापित किया था, अमेरिकी वैज्ञानिक यूलिस न्यूटन ने। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसों का नाम क्या है, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड सब जानते हैं, फिर मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और ओजोन है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव समुद्र पर कैसे पड़ रहा है, समुद्र का पानी अम्लीय हो रहा है। वैश्विक तापमान के कारण पृथ्वी पर जमा अतिरिक्त गर्मी का लगभग कितने प्रतिशत भाग महासागरों द्वारा सोख लिया जाता है, 90% महासागर द्वारा जो सोख लिया जाता है। वैश्विक तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि के कारण कितने प्रतिशत अधिक वाष्पीकरण होता है, 7%, ठीक है। 1% टेम्परेचर बढ़ेगा तो 7% पानी अधिक वाष्पीकृत होगा। चलिए सब खत्म हो गए, अब केवल MCQ बचे हैं, अभी करते हैं सारे MCQ। समसामयिक प्रश्न, दरबार हॉल, अशोक हॉल, गणतंत्र मंडप, अशोक मंडप, ये किसको नाम दिए गए हैं, ये जी 2 महत्वपूर्ण हॉल हैं, इनके नाम बदल दिए गए हैं। दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप कर दिया गया, अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप कर दिया गया है। ये दोनों कमरे कहाँ पर हैं, राष्ट्रपति भवन में हैं। रेडियो मयूर और टेक सखी के लिए राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार किसे मिला है, बिहार को मिला है। ये शायद गया में है। ये टेक सखी इनका कार्यक्रम चलता है। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित संसाधनों की रोकथाम का विधेयक किसने पारित किया, बिहार ने किया है। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरते समय सौर एयरलाइन का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, कहाँ पर, नेपाल में। अर्थशास्त्री कौन है, पूर्व अर्थशास्त्री, 93 साल की उम्र में मर गया। CT कुरियन मर गया। और राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 23 जुलाई को। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है 23 जुलाई को। अभिनव बिंद्रा को कौन सा पुरस्कार मिला था, ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार मिल गया है। अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार मिल गया है। मेघालय ने एक OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है हेलो मेघालय। ये 2nd नंबर का ऐसे वाले केरल में कर चुके हैं। गुजरात राज्य सरकार की योजना है कौन सी, श्रमिक बसेरा योजना, इसमें 5 रुपये में श्रमिक रह लेंगे। गांधी मंडेला पुरस्कार किसे मिला है, रिगोबर्टा मैचुटोम को मिला है। यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र भारत में कितने मोदी जी ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को कितने डॉलर योगदान दिया है, 10 लाख डॉलर योगदान दिया है। स्विस ओपन युगल स्पर्धा में यूकी भांबरी और अल्बानो अलोवेटी ने किसको हरा दिया, फ्रेबेस मार्टिन और उगो हम्बर्ट को हरा दिया। पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच कौन बन गया है, मनोलो मार्केज बन गया है। कोयला पोर्टल किसने लॉन्च किया, राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन पोर्टल। कोयला और खान मंत्री ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, राष्ट्रीय खनिज फाउंडेशन पोर्टल लॉन्च किया है। टेनिस हॉल ऑफ फेम में कौन शामिल हो गया, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज शामिल हो गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज शामिल हो गए हैं टेनिस हॉल ऑफ फेम में। भारत मंडपम विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किसने किया, मोदी जी ने किया। विश्व धरोहर समिति वाले का उद्घाटन किसने किया, मोदी जी ने किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सिविल सेवा उम्मीदवारों के लिए एक योजना शुरू की है 1 लाख रुपए वाली। राजीव गांधी सिविल्स सॉरी वो नहीं है, 1 लाख रुपए वाली नहीं है, या पता नहीं वही है, याद नहीं आ रहा। राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम
ये तेलंगाना में चालू हुई है। राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम, हाँ शायद वही है 1 लाख रुपए वाली है। राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम है तेलंगाना की सिविल सेवा उम्मीदवारों की योजना। इंडिया गेम के 13वें संस्करण की थीम क्या थी? एडवांटेज भारत। भारत भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहे भारतीय रसायन एवं पेट्रो रसायन। आगे क्या है? राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को, 20/7 को मनाया जाता है शतरंज दिवस। 20/7 को मनाया जाता है शतरंज दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस है 20/7 को। शिखर धवन को किस खेल आयोजन का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया? मोटो जीपी का, मोटरसाइकिल वाला जो मोटो जीपी है उसका जो ब्रांड एम्बेसडर है कौन है? शिखर धवन है। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कृति पहल के दूसरे चरण का उद्घाटन कर दिया गया मनसुख मांडविया ने। कृति पहल किससे रिलेटेड है? कृति और लड़की है वो खेलती है, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड है। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कृति, कृति है कि कीर्ति है जो भी है। भारत मलेशिया द्विपक्षीय सहयोग किस मामले में होगा? खाद्य तेल के मामले में होगा। हम लोग मलेशिया से खाद्य तेल ले लेंगे। कुछ नहीं है यार, मलेशिया में पाम ऑयल होता होगा वो ले लेंगे, खाद्य तेल ले रहे हैं मलेशिया से। संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय में 10वां अफ्रीकी देश कौन सा बन गया? आइवरी कोस्ट। तो संयुक्त राष्ट्र का जो जल अभिसमय है उसमें आइवरी कोस्ट जो है 10वां अफ्रीकी देश बन गया है, आइवरी कोस्ट। स्क्वैश चैंपियनशिप में कांस्य पदक किसने जीत लिया? शौर्य बाबा ने। ये जूनियर वाला स्क्वैश चैंपियनशिप है, बाबा ने जीत लिया, शौर्य बाबा ने। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया जा रहा है? विनय मोहन क्वात्रा को, विनय मोहन क्वात्रा को भारत के राजदूत बना दिया अमेरिका में, विनय मोहन क्वात्रा। पीएम स्वनिधि स्कीम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में पहला स्थान किसका है? मध्य प्रदेश का है। पीएम स्वनिधि स्कीम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में पहला स्थान है मध्य प्रदेश का। पीएम स्वनिधि स्कीम में सर्वश्रेष्ठ में पहला स्थान है मध्य प्रदेश का। वॉइस कलाकारों के लिए द वॉइस बॉक्स अप स्किलिंग कार्यक्रम लॉन्च किया नेटफ्लिक्स ने। ये पहले ही देख चुके हैं हम लोग, सारे पहले देख चुके हैं। आगे नीति आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना शीर्षक से रिपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में कितने बिलियन डॉलर तक बढ़ाने की सिफारिश की है? 500 बिलियन डॉलर। विश्व में 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 गेवरा और कुसमुंडा, ये किस देश में है? भारत में है। तो 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में से 2 इंडिया में है, इनका नाम है गेवरा और कुसमुंडा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर को कितना अनुमान लगाया है? 7% लगाया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 7% लगाया है भारत का जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान। पहला विदेशी जनौषधि केंद्र किस दूसरे देशों में बना दिया गया है? मॉरिशस में। आईसीसी ने 2023 में आईसीसी डेवलपमेंट पुरस्कार विजेता कौन सा देश घोषित कर दिया है? नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, मैक्सिको, ओमान और स्कॉटलैंड। ठीक है, तो आईसीसी जो है, आईसीसी डेवलपमेंट पुरस्कार का विजेता घोषित कर दिया गया है इन देशों को, नीदरलैंड, यूएई, नेपाल, मैक्सिको, ओमान और स्कॉटलैंड को। G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? रेजियो कैलाब्रिया, इटली में। G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई है? रेजियो कैलाब्रिया, इटली में। रेजियो कैलाब्रिया, इटली में G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक हुई है। 16 जुलाई को भारत से किस अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के तहत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति द्वारा अपनी चौथी आवधिक समीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न की है? नागरिक और नागरिक राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध। राष्ट्रीय स्तर की क्विज प्रतियोगिता थिंक 2024 का शुभारंभ किसने किया? भारतीय नौसेना ने किया है। थिंक जो है एक राष्ट्रीय स्तर की क्विज प्रतियोगिता है, भारतीय नौसेना ने करी है। द्रौपदी मुर्मू ने किन 2 न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया है? फालतू क्वेश्चन है। न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति आर महादेवन। भारत सरकार ने किस प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत के लिए ई मोबिलिटी
R&D रोड मैप रिपोर्ट जारी की है अजय कुमार सूद ने। भारत सरकार ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए कितने लाख डॉलर रुपए दान दिए हैं? UNRWA को जो $25 लाख 25 है। कितने लाख डॉलर है? 25 लाख डॉलर है। फिलिस्तीन के लिए भारत ने कितने लाख डॉलर दिए? 25 लाख डॉलर दिए, 25 लाख डॉलर। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 17 जुलाई को। न्याय का दिवस किस दिन मनाते हैं? 17 जुलाई को। हाल ही में केरनी और अमेजन पे द्वारा हाउ अर्बन इंडिया पेज शीर्षक से एक संयुक्त अध्ययन के अनुसार भारत की खुदरा डिजिटल भुगतान 2030 तक दोगुना होकर कितने हो जाएगी? $7 ट्रिलियन हो जाएगी। $7 ट्रिलियन भुगतान ऑनलाइन होगा हमारा। कार्लोस अल्करेज ने विंबलडन टेनिस में किसे हराकर पुरुष एकल खिताब जीता? नोवाक जोकोविच को। कार्लोस अल्कराज किस देश के हैं? स्पेन के हैं। अमित शाह ने किस राज्य में सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश में। इंदौर में 11 लाख पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है एक पेड़ माँ के नाम से। और साहब विमान और इंजनों के कलपुर्जों पर GST लागू कर दिया गया है 5%, केवल 5% है विमान के इंजन और कलपुर्जों में, बहुत कम कर दिया है, 5% कर दिया है। संविधान हत्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 जून। संविधान पर हत्या दिवस 25 जून। संविधान हत्या दिवस 25 जून। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने विश्राम रक्त को दिया। ये कहाँ के? नेपाल के हैं। तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के। भारत की जनसंख्या किस दशक में अपने चरम पर पहुंचेगी? 2060 तक। ठीक है, 2060 तक भारत की जनसंख्या चरम पर पहुंच जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी CRPC की किस धारा के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भरण पोषण का अधिकारी माना है? धारा है 125। चलो कोई बात नहीं, दोबारा से करवा देता हूँ। G7 व्यापार बैठक कहाँ हुई? रेजियो कैलिब्रिया इटली में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक हुई है इटली में, रेजियो कैलिब्रिया इटली में। अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार समिति अपनी चौथी आवधिक समीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न की। नागरिक राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर क्विज प्रतियोगिता थिंक का शुभारंभ किसने किया? भारत नौसेना ने। 2 न्यायाधीशों को मुर्मू ने बना लिया है। उन न्यायाधीशों का नाम है N कोटेश्वर सिंह और R महादेवन। और साहब कौन सा वैज्ञानिक है इसने ई-मोबिलिटी रोड मैप तैयार किया है? अजय कुमार सूद है। भारत सरकार ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए $25 लाख रुपए दे दिए। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया था? 17 जुलाई को। और हाउ अर्बन पेज करके निकाला है अमेजन पे वगैरह ने, उसमें $7 ट्रिलियन भारत की वो हो जाएगी पेमेंट, डिजिटल पेमेंट $7 ट्रिलियन हो जाएंगे, जो डबल हो जाएंगे। कब तक? 2030 तक। कार्लोस अल्करेज जो स्पेन के, उन्होंने किसको हरा दिया? नोवाक जोकोविच, और विंबलडन जीत लिया। अमित शाह ने किसमें प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस सभी जिलों में खोले हैं? मध्य प्रदेश में। इंदौर ने एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया एक पेड़ माँ के नाम स्कीम के अंतर्गत। विमानों और इंजन के कलपुर्जों में कितने % GST होगी? 5%। संविधान हत्या दिवस 25 जून। और प्रधानमंत्री पुष्पदयाल कमल ने प्रचंड ने अपना विश्वास मत खो दिया, वो नेपाल के हैं। तेज गेंदबाज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं। जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के हैं। भारत की जनसंख्या किस दशक में अपने चरम पर पहुंचेगी? 2060 के दशक में। CRPC में तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए भरण पोषण को अधिकारी मान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, धारा 125। झारखंड के उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री चंपई सोरेन ने शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पूर्वी भारत में एक पहला विश्वविद्यालय खोला है। वो कहाँ पर है? घोषणा की है, मतलब वो रांची में है। रांची में विश्वविद्यालय खोलेंगे शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए ईस्ट भारत में। नीति गियर शिफ्ट चैलेंज IIM बेंगलोर में चालू किया है। ठीक है, नीति आयोग ने नीति गियर शिफ्ट चैलेंज IIM बेंगलोर में। BSNL का हेड कौन बन गया? अंग्रेज और हिंदू, रॉबर्ट जेरार्ड रवि। राष्ट्रपति गितानस नौसेरा ने कार्य मतलब किस देश का प्रधानमंत्री या जो भी बन गया है?
और राष्ट्रपति बन गया है गितानस नौसेदा लिथुआनिया का। तो गितानस नौसेदा पूछा जाए तो लिथुआनिया का है। गितानस नौसेदा लिथुआनिया, गितानस नौसेदा लिथुआनिया। ड्रेज्ड सेडिमेंट जो है वो से बहुत इंपॉर्टेंट बना देंगे। कौन से आईआईटी? आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, उस पर शोध करेंगे ड्रेज्ड सेडिमेंट के ऊपर। अग्निवीरों के लिए सीएपीएफ में रिक्तियों में कितने परसेंट आरक्षण हो जाएगा? 10%। अग्निवीरों को सीएपीएफ में 10% आरक्षण मिल जाएगा। केरल डॉगफिश शार्क की कौन सी नई प्रजाति खोजी गई है? उसका नाम है स्क्वेलस हिमा। हिमा नाम की प्रजाति खोजी गई है डॉगफिश की केरल में। हिमा प्रजाति है डॉगफिश की केरल में, हिमा। वीवीआईपी चैलेंजर, वीवीआईपी लोगों के लिए चैलेंजर 3500 जेट विमान कौन सा प्रदेश खरीद रहा है? मध्य प्रदेश। वर्ल्ड यूथ स्किल डे किस तिथि को मनाया जाता है? 15 जुलाई को। वर्ल्ड यूथ स्किल डे 15 जुलाई को। और राजस्थान के पूर्ण बजट में वित्त वर्ष 2025 के लिए कितना व्यय प्रस्तावित किया गया है? यार कौन पूछ रहा है? 4.95 लाख करोड़ कर दिया गया है। सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स संसदीय मंच में प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? ओम बिरला ने किया। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य कौन बन गया है? बांग्लादेश। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बन गया है बांग्लादेश। यूरोप का एरियन 6 कहाँ प्रक्षेपित किया गया? कहाँ से प्रक्षेपित किया गया? फ्रेंच गुयाना कोरू से। और ये क्या है? किसने भारत में ग्रामीण, आदिवासी और कृषक समुदायों के बीच आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च इंस्टीट्यूट फाउंडेशन। पहला गैस और गैस क्षेत्र ETF कौन सा है? ICICI प्रूडेंशियल ऑयल एंड गैस ETF। बागवानी का सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? नागालैंड को मिला है। चलो फिर से देखते हैं पूरा। शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए विश्वविद्यालय रांची में बनाया जा रहा है। गियर शिफ्ट चैलेंज IIM बेंगलोर का है। BSNL का हेड रॉबर्ट जेरार्ड रवि है। राष्ट्रपति गितानस नौसेदा लिथुआनिया का है। और ड्रेज्ड सेडिमेंट का मूल्य निर्धारण पर जो शोध है वो कौन करेगा? IIT बॉम्बे करेगा। अग्निवीरों में को 10% आरक्षण मिल गया CAPF में। केरल ने डॉगफिश की प्रजाति निकाली, इसका नाम है स्क्वेलस हिमा। VVIP चैलेंजर 3500 जेट विमान मध्य प्रदेश में VVIP के लिए खरीद रहे हैं। 3500 जेट विमान मध्य प्रदेश के खरीद रहे हैं। और वर्ल्ड यूथ स्किल डे 15 जुलाई को मनाया जाता है। और राजस्थान का बजट अपनी कैसी करा है? सेंट पीटर्सबर्ग के ब्रिक्स संसदीय मंच में प्रतिनिधिमंडल का कौन नेतृत्व कर रहा है? ओम बिरला। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में कौन जुड़ गया? बांग्लादेश। यूरोप का एरियन 6 कहाँ से प्रक्षेपित किया गया? कोरू फ्रेंच गुयाना से। एक MOU पर हस्ताक्षर कर लिए वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद और M.S. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन ने। पहला तेल और गैस ETF कौन सा है? ICICI प्रूडेंशियल ऑयल एंड गैस ETF। बागवानी का सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा बन गया है? बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? नागालैंड को। नागालैंड को बागवानी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार मिला है। नागालैंड को मिला है बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार। वित्तीय समावेशन सूचकांक FI इंडेक्स का मान क्या है? 64.2% है वित्तीय समावेशन इंडिया में। RBI ने ये बताया है। चलिए, भारत और ताइवान इनके बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए कौन सी चीज़ों का व्यापार कर रहे हैं? ये करेंगे चाय और औषधीय पौधों का। भारत और ताइवान चाय और औषधीय पौधों का वो करेंगे व्यापार। और साथ में ये ना काफ़ी सारी कृषि से रिलेटेड चीज़ों का भारत और ताइवान में होता रहता है। ऑर्गेनिक का भी कुछ हुआ है। भारत और रूस द्विपक्षीय व्यापार में कितने अरब डॉलर तक बढ़ने में सहमति जताई है? 100 अरब डॉलर। भारत और रूस द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक बढ़ा देंगे। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का। तो क्षय रोग जो है उसका कार्यक्रम का हेड कौन बन गया है? सौम्या स्वामीनाथन। पुरुष क्रिकेट टीम का कोच कौन है? गौतम गंभीर है नया कोच।
रूस ने मोदी जी को बहुत बड़ा सम्मान दे दिया, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल का। ओलंपिक का शेफ डी मिशन, ये कुछ चेंज हो गया है, इसे छोड़ दो। टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड, घर घर सोलर की पहल की शुरुआत किसने करी? वाराणसी ने। टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने घर घर सोलर पहल की शुरुआत करी है वाराणसी से। उत्तर प्रदेश की दालों का उत्पादन में कितनी वृद्धि देखी गई है? 36%। उत्तर प्रदेश में दालें 36% ज़्यादा होने लगी है। ठीक है, 36% ज़्यादा होने लगी हैं दालें। बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया गया है मायका की खानों को। झारखंड में मायका की खानों को बाल श्रम से मुक्त घोषित कर दिया गया है। प्रोजेक्ट परी, और बताओ परी किससे संबंधित होगा? संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। परी किससे संबंधित है? संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य। ठीक है, बागवानी वाला नहीं, कृषि वाला, नॉर्मल कृषि वाला राज्य सर्वश्रेष्ठ कौन है? महाराष्ट्र है। स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष और मिश्रित में युगलों में दोनों में जो कौन जीत गया? अभय सिंह जीत गए। स्वदेशी हल्के टैंक का नाम क्या है? जोरावर है, जो ऊंचाई पर भी काम करेगा। सहकारिता दिवस का विषय क्या है? सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। तो सहकारिता क्या करती है? भविष्य का निर्माण करती है। यह है विषय सहकारिता दिवस का, और वो 6 तारीख को होती है। ठीक है। CNG मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 किसने लॉन्च की है? बजाज ऑटो ने। सड़क मुद्दे के समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप कहाँ पर चालू करी गई है? मध्य प्रदेश में। लोकपथ मोबाइल ऐप है मध्य प्रदेश की। महिला उद्यमिता मंच और किसके द्वारा क्रेडिट शिक्षा कार्यक्रम शहर शुरू किया गया है? ट्रांस यूनिट क्रेडिट इंफॉर्मेशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया है शहर कार्यक्रम। सोपना कलिंगल को किस संस्थान द्वारा मसाला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान को। ठीक है जी, सोपना कलिंगल पुरस्कार मिला है भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान को। प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कौन से दिन मनाया था? 3 जुलाई को। 3 तिगाड़ा काम प्लास्टिक का बिगाड़ा। आगे है, दक्षिण एशिया के सबसे बड़े फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? महाराष्ट्र में। दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा फ्लाइंग कहाँ पे सीखेंगे? महाराष्ट्र वाले लोग सीखेंगे। अभ्यास मैत्री भारत और किस देश के बीच में करी गई है? इंडिया और थाईलैंड के बीच में करी गई है। रक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किसके साथ चेन्नई में 3 अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तमिलनाडु में। तमिलनाडु उद्योग विकास निगम लिमिटेड में। ठीक है जी। नौसेना ने भारतीय गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के साथ 800 टन वजनी समुद्री जहाज के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं बांग्लादेश के साथ। थल सेनाध्यक्ष कौन बन गया है? द्विवेदी जी बन गए, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। मोदी जी ने पूर्व राष्ट्रपति के जीवन और यात्रा पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया। वो कौन से राष्ट्रपति हैं? M वेंकैया नायडू। ठीक है, तो मोदी जी ने M वेंकैया नायडू के जीवन पर 3 पुस्तकों का विमोचन किया। किनके जीवन पर किया है? M वेंकैया नायडू के जीवन पर किया है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार सबसे अच्छा शहर कौन सा है? ऑस्ट्रिया का वियना शहर है। ऑस्ट्रिया का वियना सबसे अच्छा रहने योग्य शहर है। नौसेना को कौन सा जहाज सौंपा गया है? 25T बोलार्ड पुल टग बजरंग। ठीक है, तो बजरंग तो सबको पता ही है, इसका नाम है 25T बोलार्ड पुल टग बजरंग। उषा ठाकुर भारतीय दूतावास द्वारा कौन सा पुरस्कार मिल गया है? विश्व हिंदी पुरस्कार। विश्व हिंदी पुरस्कार किसे मिला है? उषा ठाकुर को मिला है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन के संरक्षण के प्रयासों के अगले चरण के लिए किस मंत्रालय ने धनराशि स्वीकृत की है? तो ऑब्वियसली पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। लेकिन किसके लिए की है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन के लिए। ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बन गए? अग्रवाल जी बन गए, रवि अग्रवाल। T20 से संन्यास किसने ले लिया? विराट कोहली ने ले लिया। और क्या है ये? अभिनव कृषि मूल्य श्रृंखला वित्त पोषण के माध्यम से भारत में कृषि व्यवसाय की संभावना का दोहन विषय पर कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। और
IDF क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन एशिया प्रशांत कहाँ पर हुआ? कोच्चि केरल में। तो डेयरी वाला जो सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ है? कोच्चि केरल में हुआ है। डेयरी वाला सम्मेलन हुआ है कोच्चि केरल में। और इसी के साथ आपकी मैगजीन समाप्त होती है और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।